जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से आई दो बड़ी अपडेट से। दोस्तों, यूनियन कैबिनेट के द्वारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वीनस ऑर्बिटल मिशन, जिसको हम शुक्रयान के नाम से जानेंगे, जिसकी लागत 1236 करोड़ रुपए है, इसको अप्रूवल दे दिया गया है। इसे मार्च 2028 तक लॉन्च किया जाएगा। शुक्रयान का जो प्रमुख कार्य होगा, ये वीनस के एटमॉस्फेयर का अध्ययन करना होगा, उसकी जियोलॉजी का अध्ययन करना होगा, और दूसरी जो जानकारी है वो इस मिशन के अंतर्गत प्राप्त करी जाएंगी। इससे बड़े अमाउंट में जो डेटा है ये कलेक्ट किया जाएगा, और आगे चल के जो वीनस का थिक एटमॉस्फेयर है इसका अध्ययन करने में ये जो मिशन है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, और ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वीनस ऑर्बिटल मिशन को मार्च 2028 तक लॉन्च किए जाने की बात की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी रिपोर्ट के बारे में, तो जो दूसरी रिपोर्ट है ये भी यूनियन कैबिनेट के एक बड़े अप्रूवल को लेकर आ रही है, जो कि एक नए रीयूजेबल लो कॉस्ट नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल को लेकर के है, जिसको हम NGLV के नाम से जानेंगे, या इसे जो दूसरा नाम दिया गया है वो सूर्या दिया गया है। सूर्या बेसिकली 10 टन तक के जो पेलोड हैं इनको GTO पे लॉन्च करने में सक्षम है, यानी जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट तक ले जा सकता है। तो वहीं 30 टन तक के जो पेलोड हैं उनको ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने में सक्षम है, और फिलहाल इस प्रोग्राम को मंजूरी मिल चुकी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के दो बड़े मिशन इस समय अंडर मेकिंग है, और बहुत जल्द हमें इनको लेकर खुशखबरी मिलने वाली है। हमारी अगली बड़ी अपडेट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर आ रही है, और ये काफ़ी चिंताजनक रिपोर्ट है। हालांकि इसका समाधान भी है, लेकिन आइए पहले जान लेते हैं पूरा मामला क्या है। आप सबको पता है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A का इंतजार हम सब बेसब्री से कर रहे हैं। इन्हें मार्च में डिलीवर किया जाना था, लेकिन अभी तक ये डिलीवर नहीं हो पाए हैं। हालांकि पहला एयरक्राफ्ट बन के तैयार है, और संभावित है कि अक्टूबर के मध्य तक या अंत तक ये डिलीवर भी कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें चल ही रही थी कि द प्रिंट की तरफ से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने रखी गई है, जहां पर ये बताया गया है कि तेजस में इस्तेमाल किया जाने वाला एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, जो कि इंजन चार्ज एम्पलीफायर है, जिसे हम डेनमार्क से इंपोर्ट करते हैं, उसको डेनमार्क ने एक्सपोर्ट की ब्लैक लिस्ट पे रख दिया है। यानी अब वो भारत को एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, और ये तेजस प्रोग्राम में एक बड़ा झटका है। खैर, ये निसंदेह काफ़ी बुरी खबर है, लेकिन राहत की खबर ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा पहले ही इंडियन कंपनी, जिसका नाम वचास एरोस्पेस है, उसको इसके लिए इसको इंडिजनाइज करने का काम दे दिया गया था, और कंपनी ने खुद आकर के ये कंफर्म कर दिया है कि वो इस पर काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी वो इसको इंडिजनाइज भी कर देंगे। यानी कि हो सकता है कि तेजस प्रोग्राम में हमें थोड़ी डिले देखने को मिल जाए, लेकिन अभी आपको बता दें कि ये तो एक बुरी खबर है ही हमारे प्रोग्राम के लिए, क्योंकि तेजस मार्क 1A की ज़रूरत भारतीय वायुसेना को सबसे ज़्यादा है, और ऐसे में ये एक बड़ा झटका हो सकता है। लेकिन आपको बताते चलें कि भारत में पहले ही लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को 100% इंडिजनाइज किए जाने का जो आह्वान है ये किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे पार्ट्स इंडिजनाइज किए जा रहे हैं, और कुछ इंडिजनाइज किए जा भी चुके हैं। ट्विन इंजन टिक बेस फाइटर को लेकर के जो डिस्कशन है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां अभी तक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसको अप्रूवल नहीं दिया है, और जयदीप मोलांकर सर ने पहले ही इसको लेकर के अपनी चिंताएं व्यक्त करी हैं, तो इसी बीच भारत के तमाम सीनियर डिफेंस एनालिस्ट इस समय ट्विन इंजन टिक बेस फाइटर का समर्थन करते नजर आए हैं, और उन्होंने अपना जो कथन दिया है उसके अंतर्गत उन्होंने भारत को ये चेतावनी भी दी है कि किसी भी कीमत में ये प्रोग्राम बंद नहीं होना चाहिए। इस प्रोग्राम को उसका अंतिम रूप देने के लिए जो भी ज़रूरी उपाय हैं वो करने चाहिए, क्योंकि ये न सिर्फ भारतीय नौसेना के एविएशन विंग की आधारशिला रखेगा, बल्कि आने वाले भविष्य में इसी के मार्ग में आगे चल करके हमें एडवांस फाइटर्स भी मिलेंगे। साथ ही साथ एनालिस्ट इस समय भारतीय वायुसेना को भी इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने का आह्वान कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये एयरक्राफ्ट जब बन के तैयार होगा तो ये मौजूदा किसी भी राफेल या टाइफून जैसे एयरक्राफ्ट की तुलना में ज़्यादा पावरफुल होगा। ये एक सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा, जो कि उस समय भी रिलेवेंस को बनाकर रखेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्लीट को ऑपरेट करना हमारे लिए फिजिबल नहीं है। ये काफ़ी महंगा ऑप्शन होगा, और ऐसे में आने वाले 10 से 20 सालों के बाद भी हमें जो 4.5 प्लस जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और इसी को लेकर के डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि टेडबीएफ प्रोग्राम जितना इंपॉर्टेंट भारतीय नौसेना के लिए है, उतना ही इंपॉर्टेंट इसका एयरफोर्स वेरिएंट भारतीय वायुसेना के लिए हो सकता है। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि इन्हें पेपर से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी तक ना तो दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत को मंजूरी मिली है, और ना ही टेडबीएफ प्रोग्राम को ऑफिशियल क्लियरेंस मिली है। और जब तक ऑफिशियल क्लियरेंस नहीं मिलती है, इसकी किसी भी टाइमलाइन पर भरोसा करना बेईमानी होगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को लेकर आ रही है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने यह कंफर्म कर दिया है कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के जो ट्रायल्स हैं इन्हें 2026 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, और उसके बाद इनकी जो 5 रेजिमेंट है इनका ऑर्डर भारतीय थल सेना की तरफ से दिया जाएगा।
हालांकि इनका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाना है। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। ये एक कटिंग एज एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि हमारे मोबाइल फॉर्मेशन और हाई वैल्यू एसेट्स को एरियल थ्रेट से सुरक्षित रखेगा। ये सिस्टम भारतीय थल सेना के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसकी कैपेबिलिटीज़ काफ़ी बेहतरीन है। इसमें हमें सर्च ऑन मूव, ट्रैक ऑन मूव, फायर ऑन शॉर्ट हॉल्ट की जैसी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो देखने को मिल जाती है और इसे काफ़ी रफ्तार के साथ डिप्लॉय किया जा सकता है और ये अलग अलग प्रकार की जो थ्रेट्स हैं इनको काउंटर कर सकता है। इसका टेस्ट जो किया गया था इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से, ये 2022 में किया गया था और फाइनल ट्रायल के बाद ये भारतीय थल सेना को दिए जाने शुरू कर दिए जाएंगे। ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम अपनी इन्हेंस्ड एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और ओवरऑल कैपेबिलिटी के लिए जाना जाता है और भारतीय थल सेना के लिए ये एक आदर्श ऑप्शन होने वाला है। आपको बताते चलें कि सिर्फ क्यूआर सैम ही नहीं बल्कि डीआरडीओ के द्वारा विकसित किए जाने वाले जो दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम है इन्हें भी बहुत जल्दी भारतीय थल सेना को डिलीवर किए जाने का जो प्लान है वो किया जा रहा है, जिसमें एमआर सैम और प्रोजेक्ट कुश भी शामिल है। इसके अलावा जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है ये भी अतिशीघ्र भारतीय थल सेना को डिलीवर किए जाने का जो प्लान है वो रखा गया है और बहुत जल्दी इसकी पूर्ति भी हो जाएगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर को लेकर आ रही है। दोस्तों, नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक 6वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट होने वाला है और इसको लेकर अमेरिका में तैयारियां काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही है। लेकिन इसी बीच इसके प्राइस को लेकर एक नई डिबेट ट्रिगर हुई है। शुरुआती तौर पे यूएस एयरफोर्स ने ये एस्टिमेट किया था कि इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट होगी $300 मिलियन की होगी। लेकिन इसी बीच अमेरिकी एयरफोर्स के सेक्रेटरी फ्रैंक कैंड्रेल ने मीडिया को संबोधित करते हुए ये बताया है कि उनको ये लगता है कि जो F-35 की कॉस्ट है उसके आसपास ये कॉस्ट करेगा। थोड़ा ज़्यादा हो सकता है लेकिन इतना भी नहीं होगा कि अमेरिका के लिए अफोर्डेबिलिटी और लॉन्ग टर्म वायबिलिटी जैसे जो इश्यूज़ हैं वो हो जाएं। उन्होंने कहा कि ये एक निस्संदेह काफ़ी बेहतरीन फाइटर होगा और इसकी कॉस्ट काफ़ी कम होगी। हालांकि उनके इस स्टेटमेंट का जो खंडन है ये तमाम एक्सपर्ट्स करते नजर आए हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार के टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल इसमें किया गया है उसको देखकर बहुत कम लगता है कि ये F-35 के आसपास कॉस्ट करेगा और इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट एस्टिमेट की जा रही है ये $200 मिलियन पर यूनिट से ज़्यादा की जा रही है। हालांकि अभी जब ये प्रोडक्शन रेडी होगा तभी हमें इसकी एक्चुअल कॉस्ट के बारे में पता चल सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना में हम सब जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी जा रही है और महिला पायलट्स अब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और इसी क्रम में स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह पहली महिला पायलट बन चुकी हैं जो कि तेजस की स्क्वाड्रन 18 जिसको हम फ्लाइंग बुलेट्स के नाम से जानते हैं इसमें अपनी सर्विस देंगी और ये स्क्वाड्रन जो है ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 को ऑपरेट करती है। इससे पहले आपको बता दें कि स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह ने ऑलरेडी तरंग शक्ति एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट किया है जो कि जोधपुर में आयोजित करी गई है और वहां पर हमें एक हिस्टोरिक मोमेंट भी देखने को मिला था जहां पर हमारे तीनों सेना के जो वाइस चीफ हैं उन्होंने उड़ान भरी थी और ये उस हिस्टोरिक फ्लाइट का भी हिस्सा रह चुकी हैं। और आपको बता दें कि सिर्फ यही नहीं बल्कि 2 और फाइटर पायलट्स जो हैं वो ऑलरेडी अपना नाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुकी हैं, जिसमें से स्क्वाड्रन लीडर भावना कांत है और स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी है जो कि इस समय वेस्टर्न डेजर्ट में सुखोई 30 MKI में उड़ान भरती है। और निसंदेह ये उन लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो आने वाले भविष्य में इंडियन एयरफोर्स में एज अ पायलट ज्वाइन करना चाहती हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।